हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब बढ़िया मज़े में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं दिस इज़ द इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज़ का नेक्स्ट वाला लेक्चर। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की। मैग्नेटिक मटेरियल के इस लेक्चर को भी हम लोग जल्दी कम से कम टाइम के अंदर फिनिश अप करने की कोशिश करेंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। 20 यहाँ पे देख ही रहे हो, शुरुआत होते ही हम लोगों ने किसकी बात करना शुरू कर दी है, मटेरियल की बात करना शुरू कर दी। डायरेक्टली मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ मटेरियल्स का बिहेवियर। हम लोगों को क्या करना है, मटेरियल का बिहेवियर देखना है। कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में हमको मटेरियल का बिहेवियर देखना है। हम लोगों को ये देखना है कि किसी भी मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पर सब्जेक्ट कर देते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। इस बिहेवियर के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। पूरी की पूरी कहानी सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मटेरियल ले रहा हूँ, तो मैग्नेट ले लेता हूँ, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी भी टाइप का सब्सटेंस ले लेता हूँ, उसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दिया है, सब्जेक्ट कर दिया है। अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड खुद भी कैसी होती है, इसका भी पोलैरिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड का भी पोलैरिटी होता है। एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट की पोलैरिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की भी पोलैरिटी होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ एंड है और ये साउथ एंड है। इसके अंदर अगर मैंने मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ एंड पे रखा हुआ है, साउथ एंड पे रखा हुआ है। अब ये जो है, सॉरी इसको उल्टा होना चाहिए, जो भाई मैंने इसके अंदर मटेरियल रखा हुआ है, इसको साउथ एंड दे देता हूँ, इसका नॉर्थ पोल बता देता हूँ। ठीक है, नॉर्थ जो है वो साउथ वाले मैग्नेटिक फील्ड के साउथ वाले एंड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, साउथ वाला एंड मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ वाले एंड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये कंप्लीटली इस केस में कैसा बैठा रहने वाला है, स्टेबल बैठा रहने वाला है। पर अगर मैं कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क लगा के इस बैठे हुए मैग्नेट को थोड़ा सा क्या करने की कोशिश करता हूँ, एंगल दे देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एंगल दे दिया है। यहाँ पे से मुझको लगता है कि नॉर्थ वाले से और साउथ वाले से इसका कुछ ना कुछ क्या डेवलप होने वाला है, इंटरफेरेंस डेवलप होएगा। ये नॉर्थ वाले साउथ वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, साउथ वाला नॉर्थ वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये टर्निंग फोर्स जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ये टर्निंग फोर्स जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या था, टॉर्क था। बेसिक्स के अंदर जानते हो तुम फिजिक्स के, क्या डेवलप हो रहा है इसके ऊपर, टॉर्क इंड्यूस हो रहा है। टॉर्क इंड्यूस होते हुए इसके अंदर क्या स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। क्या कर रहे हैं हम, छोटा अमाउंट ऑफ इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, वर्क लगा रहे हैं। वर्क इज वर्किंग अलोंग अ सर्टन एंगल, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। एंगल भी यहाँ पे लग रहा है थीटा। अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर, बिहेवियर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बिहेव करेगा, इसके ऊपर कुछ चेंजेस आएंगे, तो इसके ऊपर सर्टनली क्या हो रहा है, एंगल लग रहा है। ठीक है, तो हमको एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा टू फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, नेक्स्ट वाले स्टेप में एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट वाले स्टेप में हमको उसको डिराइव करना है। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट कर दिया है, एक सब्सटेंस ले लिया है। देखो यहाँ पे एक सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस जो है, इसका ये साउथ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल है। इस साइड में क्या कर देता हूँ, इसका नॉर्थ पोल और इसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या रखा है, साउथ पोल रखा हुआ है। और ये सब्सटेंस को ऐसे अलाइन किया हुआ है कि ये क्या बना रहा है, एक सर्टन एंगल बना रहा है। जो भी एंगल ये बना रहा है उसको हम नाम दे देने वाले थीटा। ये 90 डिग्री पे यहाँ पे खड़ा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है, उतना ज़्यादा एंगल के साथ प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्या होने वाली है, डेवलप होने वाली है। हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पिछले वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा टाउ वाज इक्वल्स टू एम बार क्रॉस बी बार। ठीक है, या फिर टाउ को क्या लिखा जा सकता था, एम बी साइन ऑफ थीटा। टाउ को क्या लिखा जा सकता है, एम बी साइन थीटा लिखा जा सकता है। पिछले वाले केस में हम लोगों ने देखा हुआ है कि म्यू एन आई ए, वहाँ पे एन आई ए बी साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ रहता था। दिस वॉज एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हिसाब से एन आई ए बन गया था। ठीक है, पिछला वाला वीडियो जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को थोड़ा ईजी पड़ेगा इसको समझना। टाउ का एक्सप्रेशन हमने उसके अंदर निकाला है। हमको टोटल एनर्जी इसके अंदर कितनी स्टोर हो रही है वो निकालना है। उसके लिए हमको सारा टॉर्क जो इसके ऊपर पड़ रहा है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, टॉर्क को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, और वो भी कहाँ से लेके, जब एंगल मेरा जीरो है से लेकर के एंगल जितने भी एंगल तक मैं उसको ओपन करते चले जाता हूँ उतने एंगल, समझो जीरो एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री मैं क्या करते चले जा रहा हूँ, उसको ओपन करते चले जा रहा हूँ। ठीक है, तो म्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा टाउ के लिए एम बी साइन थीटा। द मैग्नेटिक एनर्जी, सर थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस एम बी, सारा इंटीग्रेशन मुझको आंसर दे देने वाला है
cos थीटा का आंसर मुझको दे देगा। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी बन गई है इसकी वैल्यू मुझको यहाँ पे मिल जा रही है। ठीक है, मुझको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होता है। एक्सप्रेशन तो बोलता है टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल, पर एक्सप्रेशन निकलता है इसके अंदर, नाम ही इसका थोड़ा सा गलत है। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया मुझे, पोटेंशियल एनर्जी का क्या मिल चुका है, एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब ध्यान से थोड़ी टेक्निकलिटी में, अब ये एक्सप्रेशन वहाँ लिखा हुआ है, इसके लिए मैं इस साइड क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ इसको। तो ठीक है, तो उसकी एक्सप्रेशन की कहानी और मुझको मिल चुकी है। अब जिस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने अपना सब्सटेंस रखा हुआ है, जिसका ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसका ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये नॉर्थ को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करा। साउथ को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करा। ये स्टेबल रहना चाहता है ऐसे, जब ये सीधा रहेगा साउथ और नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ एंड को और ये साउथ एंड को अट्रैक्टेड है, मैं इनको ऐसे घुमाने की कोशिश करूँ, देखो ऐसे घुमाने की कोशिश करूँ, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है थोड़ी सी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैं पूरा बार को खड़ा कर देता हूँ, साउथ को नीचे ला लेता हूँ, नॉर्थ को ऊपर ला लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो होने वाला है। उसके बाद मैं अगले केस में क्या कर लूँगा, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा अरेंज करूँगा कि पूरा पलटी कर दूंगा उस तरफ, इस तरफ नॉर्थ आ जाएगा, इस तरफ साउथ आ जाएगा, इस तरफ नॉर्थ हो जाएगा, इस तरफ साउथ हो जाएगा। सही है, करेक्ट है। इस टाइम पे मुझको लगता है कि मैक्सिमम रिपल्शन हो रहा है, धक्का मार रहा है बहुत ज़ोर से। ठीक है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, मिनिमम रिपल्शन हो रहा है आराम से। ठीक है, इस टाइम पे कन्फ्यूज्ड है थोड़ा सा, इस टाइम पे मॉडरेट रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रहा है। समझ में आता है। इस टाइम पे जब मिनिमम रिपल्शन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, मैक्सिमम रिपल्शन जब हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। सीधी बात है ना, नॉर्थ नॉर्थ को बहुत धक्का मारने की कोशिश कर, घुमा के वापस जैसे का तैसा कर देने की कोशिश में लगा हुआ है। इधर तो अट्रैक्टेड है, साउथ वाला नॉर्थ को आराम से अट्रैक्टेड है, ये बिल्कुल भी मूवमेंट दिखाने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में अगर मैं इसको एंगल समझता हूँ कि एक सर्टन एंगल से ये उठा हुआ है, तो इस केस में वो एंगल कितना है, 0 है। इस केस में वो एंगल कितना है, देखो घूम के सीधा खड़ा हो गया है 90, और इस केस में वो जो एंगल है वो बन गया है 180 डिग्री। 3 केसेस मेरे पास बने, तो ये 3 केसेस इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 केसेस के हिसाब से अगर मैं थीटा को एक बार 0 डिग्री पकड़ूँ, थीटा को एक बार 90 डिग्री पकड़ूँ, और थीटा को एक बार 180 डिग्री, तो मैं अगर एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा MB cos 0, यहाँ लिखूँगा MB cos 90, यहाँ पे लिखूँगा MB cos 180। ठीक है, cos 0 विल बी इक्वल टू MB, माइनस है सबके आगे, तो cos B माइनस यू की वैल्यू मुझको मिल जाएगी माइनस MB। यहाँ पे एट 90 डिग्री दैट विल बिकम 0, और यहाँ पे एट 180 डिग्री दैट विल बिकम MB। तो यही ग्राफ हमको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि जब एंगल 0 है, एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, तो वो टाइम पे कैसे पॉइंट पे है, माइनस MB पे। जब एंगल 90 डिग्री बना, देखो एंगल 0 माइनस MB पे, एंगल जब 90 डिग्री बना तो पोटेंशियल एनर्जी 0। देखो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी पता चल रहा है हमको कितनी हो रही है, 0 हो जा रही है। और जब एंगल 180 डिग्री हो रहा है तो वो टाइम पे मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, ऐसे इसके अंदर ग्राफ बना हुआ है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज द सिस्टम एक्सर्ट डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ। तो 90 डिग्री पे जब वो पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इस टाइम पे पूरा कंफ्यूज हो जाने वाला है, ना पुश करेगा ना पुल करेगा, कुछ भी नहीं करने वाला, 0 हो गई पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में मैक्सिमम रहेगी क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिमिलर सिमिलर को बर्दाश्त नहीं करता थोड़ा, और ये अट्रैक्टेड रहता है यहाँ पे, तो ये लोग स्टेबल रहते हैं। तो ये कैसी स्टेट बन जाती है, ये स्टेट बन जाती है मिनिमम स्टेबिलिटी वाली, मैक्सिमम रिपल्शन है तो मिनिमम स्टेबिलिटी वाली स्टेट है, सॉरी मिनिमम स्टेबिलिटी है, यहाँ पे मैक्स स्टेबल स्टेट है, सबसे ज़्यादा स्टेबल तुमको यहीं पे मिलने वाला है। ठीक है, और वो थोड़ा सा मॉडरेटली स्टेबल है, अनस्टेबल भी है, लगे हाँ, दोनों चीज़ें साथ साथ काम करें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को एक बात बताई, मैंने ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बताई तुमको, मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टन डायरेक्शन में चल रही है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ऐसा कुछ तो मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, फिलहाल के लिए रफली उसको रफ तरीके से बताया हुआ है, पर उसको डिसाइड कैसे करते हैं कि किस तरफ उसका नॉर्थ होगा, किस तरफ उसका साउथ होगा। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी चार्ज एक सर्कल में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। समझो यहाँ पे मैं एक प्लस Q का चार्ज ले लेता हूँ और ये एक लूप के अंदर क्या करना शुरू कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये क्या डेवलप करने वाला है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सबकी समझ है कि करंट अगर चलता है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी रहती है तो आराम से डिसाइड हो जाता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर वो लूप की तरह बिहेव करने लगा,
अगर एक लूप में वायर में करंट, सोलेनॉइड देखा ना, ठीक है, तो इसके अंदर इधर नॉर्थ होगा कि इधर नॉर्थ होगा कि इधर होगा कि इधर होगा कि आगे होगा कि पीछे होगा, किस तरफ होगा, ये हम लोगों को क्या करना है, डिसाइड करके इस बारे में बताना है। सिंपल रूल है, कुछ भी नहीं करना है, अपने कर्ल्ड फिंगर्स को इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट रखना है। तो मेरा थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ को, और अपोजिट साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, साउथ को। तो इसको मैं ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज नॉर्थ, ठीक है। इस केस में वापस से इसको राइट हैंड को ही यूज़ करना है। तो कर्ल्ड फिंगर्स को मैंने ऐसे रख लिया, देखो ये फिंगर्स डायरेक्शन को बताने की कोशिश करें, तो डायरेक्शन मुझको बता रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, या फिर मैं एंगल नीचे की तरफ करूँगा तो डाउनवर्ड्स, ठीक है। राइट हैंड सिंपल पकड़ो और चेक करो कि किस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है, बस इतना ही तुम लोग इस केस में करना रहेगा। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहाँ पर है, वो चीज़ तो हम लोगों ने समझ लिया। अब मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहाँ पर है, एक सेकंड पहले हम लोगों ने बोला कि अगर एक कंडक्टर एक लूप की तरह बिहेव कर रहा है और इसके अंदर से एक चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर एक चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं हम लोग, अभी अगर मैं एक एटम को ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन भी क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने ऑर्बिट को एक लूप की तरह समझ सकता है, समझते हो। इलेक्ट्रॉन खुद भी क्या है, एक चार्ज है, जानते हो, नेगेटिव वाला चार्ज। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज इसके अगल बगल घूम रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये इलेक्ट्रॉन भी बना रहा होगा, समझते हो। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये भी बना रहा होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो मैं ऐसे हाथ रख लूँगा, इसका इस तरफ नॉर्थ पोल बना लेगा, उस तरफ क्या बना लेगा, साउथ पोल बना लेगा। ये बात हमको फिर भी यहाँ पे भी समझ में आ रही। तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो एक सर्टन डायरेक्शन में रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा, नीचे की तरफ साउथ पोल बना रहा होगा, नॉर्थ पोल बना रहा होगा, ऊपर की तरफ साउथ पोल बना रहा होगा, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल के अंदर कहाँ पर मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है, वो तो यहीं पे एग्जिस्ट करता है, उसके इलेक्ट्रॉन के लेवल पे ही एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर हम लूप बोलते हैं, लूप के अंदर से अगर करंट बह रहा है, पीछे ही देखा हम लोगों ने कि लूप में से अगर करंट बह रहा है तो वो नॉर्थ और साउथ पोल बना लेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज क्या कर रहा है, लूप में फ्लो कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करूँ तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, और अगल बगल जब अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन दिखा रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बना रहा होगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट वो बनाता है उसको हम लोग उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। डेरिवेशन भी हमारा कुछ ऐसी करते हैं। हम लोग जानते थे कि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। चार्ज इस केस में ई है, इस वजह से मैंने उसको कितना ले लिया, टी ले लिया। सर्कुलर मोशन में हम काम कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, 2 पाएगा डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी दैट विल बी ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, हम लोग जानते थे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा कैन बी रिटन एज v अपॉन आर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि v अपॉन आर इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय, थोड़ी देर के लिए इस एक्सप्रेशन में से कुछ ना कुछ निकल के उसके अंदर जाने वाला है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी। अब यहाँ से मैं अगर टी को सिंप्लीफाई करके लेने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूँगा 2 पाई डिवाइडेड बाय, ये भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, टी वहाँ पे चला जाएगा, आर यहाँ पे ऊपर आ जाने वाला है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इस टी की वैल्यू को उठाकर इस जगह पे अगर मैं डाल दूँ, ठीक है, इस जगह पे मैं डाल दूँ तो आई विल बी इक्वल टू, ई को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, डिवीजन में टी, टी डिनोमिनेटर में मुझको दे देगा 2 पाई आर, एंड ऊपर मुझको दे देने वाला है बी, और ये एक्सप्रेशन जाके इससे मैच कर जाएगा। तो उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, दैट विल गिव मी आई, ठीक है। आई मुझको दे देने वाला है, क्लियर है। ये वाला पार्ट रब कर दे रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को अंदाज़ा लग गया है कि क्या है इसकी कहानी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वगैरह क्या गड़बड़ इसके अंदर कर रहे हैं। अगर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों को निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अगर तुमको निकालना है तो तुमको वहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आई इंटू ए। अब थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक मूवमेंट डायपोल्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो ज़्यादा इस पॉइंट पे इतनी तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो थोड़ा सा परेशान हो गए। इज इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, दैट वाज ई वी अपॉन 2 पाई आर। अभी अभी हम लोगों ने निकाला ई वी अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, सॉरी पाई आर का स्क्वायर, क्या हो जाने वाला है, मल्टीप्लाइड बाई पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल्स टू, काटो, पाई पाई को काट देगा, आर आर को काट देगा, दैट विल बी ई वी आर अपॉन 2, ई वी आर अपॉन 2, दिस विल बी द
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो अपने अगल बगल दिखा रहा है वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो अपने अगल बगल दिखा रहा है वो। ये प्रोसेस होते समय मटेरियल खुद भी मैग्नेटाइज होगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी और बोस पोस्टुलेट वगैरह इसके अंदर डाला हुआ है, लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम वगैरह के साथ, लीनियर मोमेंटम वगैरह के साथ भी थोड़ी बहुत बात की थी, MVR वगैरह को यूज़ करके इसके अंदर कुछ डाला गया। एंगुलर मोमेंटम के अंदर अच्छे से उस चीज़ को समझ लेंगे, वहाँ पे इतनी परेशानी यहाँ पे अभी लेने की ज़रूरत नहीं है उसको, इतना स्ट्रेस। तो यहाँ तक भी आप लोग आ जाते हो तो काम चल जाता है, ठीक है। अब जिस मटेरियल के अंदर हम ये बात कर रहे हैं, ये मटेरियल के इलेक्ट्रॉन के लेवल पे हमको ये बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अगल बगल क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अगल बगल क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। और उसके अलावा अपनी एक्सेस पे भी क्या करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। दो चीज़ें करते हैं, एक तो स्पिन भी करते हैं और ऑर्बिट भी कवर करते हैं। इनका जो स्पिन होता है एक सर्टन डायरेक्शन में होता है, हमेशा याद रखना। अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से पढ़ी हुई है तो वहाँ पे मटेरियल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये कैसे पता चलता था हमको, ये हमको पता चलता था बाय चेकिंग द ऑर्बिटल्स के अंदर कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं पेड इलेक्ट्रॉन्स या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, अगर मैं किसी का ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से हंड्स रूल को भी रिस्पेक्ट देते हुए कर रहा हूं। ये कैसे हैं, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ठीक है, और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेड। अभी पेयर्ड और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की कहानी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्पिन क्वांटम नंबर के हिसाब से एक सर्टेन डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर, और ये दूसरा वाला उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इसके स्पिन से जनरेट होने वाला जो कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट है इसको ये वाला क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। पर किसी किसी ऑर्बिटल में जहाँ पे ये दूसरा वाला होता ही नहीं, किसी किसी ऑर्बिटल में जहाँ ये दूसरा वाला नहीं होता है, वहाँ पे इसको स्पिन को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा रहता नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाई देते हैं सब्सटेंस के, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का ओरिजिन दो जगहों पर मिलता है, एक तो इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की वजह से, दूसरा उसके स्पिन की वजह से, वो जो स्पिन दिखा रहा है उसका ऑर्बिटल बोला जाता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाएगा उसके रेवोल्यूशन से प्रोड्यूस होने वाले को, ठीक है। स्पिन को स्पिन भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या फिर उसके अनपेयर्ड स्टेट की वजह से, चाहे मैं यहाँ पे स्पिन लिख रहा हूँ लेकिन यही बताने की कोशिश में हूँ कि अनपेयर्ड है, इस वजह से वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मुझको टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, दैट विल बी, ऐसा लिख दूंगा तो भी काम चल जाएगा, ऐसा लिख दूंगा तो भी काम चल जाएगा। और अगर मैं एक लूप बोलने की कोशिश करता हूँ तो लूप इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सोलेनॉइड, ध्यान देना, लूप इज अ पार्ट ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। अगर मैं इस लूप को रिपीट करना स्टार्ट कर दूँ तो क्या बनना शुरू हो जाएगा, सोलेनॉइड। तो इलेक्ट्रॉन जो एक रिवॉल्यूशन मार भी रहा है वो एक सोलेनॉइड का हिस्सा, तो सोलेनॉइड पर लगे हुए सारे रूल्स जो हैं इसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसी बात को मद्देनजर रख के समझना कि मैग्नेटिज्म मटेरियल के अंदर दो लेवल पे काम करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के वजह से भी काम करता है, दूसरा उसके स्पिन की वजह से भी काम करता है। स्पिन की वजह से इस तरीके से काम करता है कि उसका स्पिन काटने वाला, ये कैंसिल आउट करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन ना हो, और वो खुद कैसे स्टेट में हो, अनपेयर्ड स्टेट में हो तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, पेयर्ड स्टेट में हो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। इतना ही बात याद रखना तुम लोग को। नेक्स्ट केस में देखते हैं। नेक्स्ट केस में मैग्नेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मैग्नेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, अगर मैं एक सोलेनॉइड ले लूँ और इस सोलेनॉइड के अंदर मैं एक मटेरियल रख दूँ और इसके अंदर करंट पास करना स्टार्ट करूँ, इसके अंदर मैं क्या पास करना शुरू कर दूँगा, करंट पास करना स्टार्ट करूँ, तो इसके अंदर अगर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस हो रहे हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म अगर इंड्यूस हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये मटेरियल क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इस प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन बोला जाएगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है उतनी ही उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी हाई, उतना ही उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी हाई। थोड़ी देर के लिए इतनी बात याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटाइज होने का मतलब प्रभावित होना, किन टर्म्स में प्रभावित होना, मैग्नेटिक टर्म्स में प्रभावित होना, ठीक है। हम लोगों ने अभी पीछे बात की, अगर मैग्नेटाइजेशन को नेट समझने की कोशिश करना है हमको तो मैग्नेटाइजेशन विल बी इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अंदर कितना बन रहा है डिवाइडेड अपॉन द वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे याद रखना। मैग्नेटाइजेशन का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस होना। अगर एक सर्टन ब्लॉक मटेरियल लिया, ठीक है, इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, नेट, ड्यू टू द स्पिन एंड ड्यू टू
रेवोल्यूशन, दोनों के वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो पता करने की कोशिश करो। और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बहुत छोटा सा वैल्यू मिल रहा है, बहुत छोटी वैल्यू, तो मैग्नेटाइजेशन कम है। बहुत कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा इंडक्शन हो रहा है, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम देखते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से जितना भी सब्सटेंस हमने पकड़ के रखा है वो पूरे वॉल्यूम के हिसाब से उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, कितना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है, कितना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है। जितना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ज़्यादा इंड्यूस होगा उतना ही मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है। तो मैग्नेटाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरीके से काम करती है देखें। तो अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले कुछ बोल दिया था, हमने बोल दिया था कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है तो ऑर्बिटल प्लस उसके स्पिन की वजह से, जो मैग्नेटाइजेशन के स्पिन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों पे हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये जो प्रोड्यूस होने वाला है मैग्नेटाइजेशन की वजह से, दिस विल बी इक्वल टू म्यू 0 m, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का ये एक्सप्रेशन है, थोड़ा पिछले वाले चैप्टर्स जब पढ़ोगे तो उसके अंदर समझ में आएगा। और ये मैंने तुमको बताया था कि एक लूप जो है वो एक सोलेनॉइड का हिस्सा है, तो मुझको यहाँ पे लिखना चाहिए म्यू 0 n I। पिछले वाले वीडियोस जिन लोगों ने देखे हैं उन लोगों को ईजी पड़ेगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ म्यू 0 n I, ठीक है। आई लिख लेता हूँ इसे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे मैं इसका सोलेनॉइड के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसका एक्सप्रेशन वहाँ पे फाइंड आउट किया था, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करने वाला हूँ, देखना ध्यान से। ये एन आई विल बिकम एच, कितना एक्सटर्नल, क्या लिख रहा हूँ मैं, एन आई, ठीक है, विल बिकम एच, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर से हम कितना प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन आई। तो यहाँ पे अपने को समझ में आना चाहिए एन आई जहाँ पे लगा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू एच, ये बात ध्यान में रखना। तो एन आई म्यू 0 कॉमन निकाल ले रहा हूँ, अंदर बच रहा है एच प्लस एम अंदर बचा हुआ। मुझको एच निकालना है, मुझको एक्सटर्नल फील्ड निकालनी है, तो एक्सटर्नल फील्ड निकालने के लिए एच वो एक्सप्रेशन के हिसाब से विल बिकम बी अपॉन म्यू 0 माइनस एम। ये चीज़ पे मैं आकर के रुकूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको एक फार्मूला हम लोगों ने इसके अंदर ये सीखा, एक फार्मूला हम लोगों ने ये सीखा, और एक तीसरा फार्मूला हम लोगों को सीखने की बारी आ गई है, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, इस साइन का नाम है ची, CHI, इज इक्वल्स टू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कितना इंड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसी एक्सप्रेशन से अगर हम m फाइंड आउट करने के लिए निकले तो मुझको ची इंटू क्या लिखना पड़ेगा, h लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, इस एक्सप्रेशन में मैं वही करने वाला हूँ। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूँ, इस केस में b के केस में यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। इसको मैंने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ये तो एक्सप्रेशन बन गया, मुझको एक्सटर्नल फाइंड आउट करना होगा, तो ये m की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, h प्लस b इज इक्वल्स टू म्यू 0, पहले से क्या खड़ा हुआ है h, और m की जगह पे मैं लिख दूंगा ची इंटू एच। एच भी निकल के बाहर क्या हो जाने वाला है, कॉमन निकल जाने वाला है। तो म्यू 0 को वैसे ही रहने देता हूँ, क्या कॉमन निकला, 1 प्लस क्या बच गया मेरे पास, ची बच गया, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एच विल बी इक्वल टू, ठीक है। और छोटे छोटे फार्मूलाज को मैं ब्लॉक में डाल रहा हूँ, ये एक फार्मूला है हमारा, ये इसी का पार्ट है, ये एक फार्मूला है हमारा, ठीक है, निकाला हमने, ये एक फार्मूला इसके अंदर से फाइंड आउट करके निकाला है, अभी एक और बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि रिलेटिवली यहाँ पे मैं क्या लिखा, म्यू 0 लिखा, और 1 प्लस ची बन जाने वाला है म्यू इंटू आर, और आगे लिख दूंगा मैं एच, म्यू 0 आर इंटू एच। अब यहाँ से क्या हुआ, फिर से ध्यान देना, परेशान नहीं होना है, म्यू 0 इंटू म्यू आर, ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ची, ये एक्सप्रेशन मेरे को काम आने वाला है आगे, यहाँ पे याद रखना, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, पीछे चल देखो, ये वाला डेरिवेशन जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा परेशान करेगा, पर यही वाला है जो भी है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुझको अगर परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी जब भी निकालनी रहती है तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम ऐसे करना रहता है, तो मैं म्यू ऐसा कर लूँगा, तो वो बन जाएगा म्यू आर इंटू म्यू 0। तो जहाँ पे म्यू आर इंटू म्यू 0 लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ, बी विल बी इक्वल टू म्यू इंटू, ध्यान देना, बी विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। बस यहाँ तक भी अगर तुम आ जाते हो तो भी काम तुम्हारा चल जाता है, म्यू इंटू एच। तुमको देखना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना तुमने प्रोड्यूस कराया है उसके अंदर, मतलब एक्सटर्नल इंडक्शन कितना हुआ है,
फिर उसके बाद तुम लोग सिर्फ क्या करोगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 आर। अब इसको ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये एक्सप्रेशन को, ये एक अलग चीज़ है, और ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक तुम्हारा बन चुका है। ये तीसरी चीज़ है कि तुमको बता रही है कि म्यू अपने को पता चला है, ये अपने को क्या पता चला है, म्यू अगर मुझको फाइंड आउट करना, म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर। ठीक है, अब म्यू आर की वैल्यू हम लोग पीछे चल के देखें तो दैट वाज 1 प्लस जी, तो म्यू 0 इज इक्वल टू म्यू आर की जगह पे लिख सकता हूँ 1 प्लस जी विल बी इक्वल टू, ये एक दूसरा फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे हमको कुछ मल्टीपल फार्मूलाज मिलते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मिलता है मुझको 6, मिल जाता है मुझको 7th वाला फार्मूला, और ये भी छोटे मोटे रिलेशनशिप्स है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली डेरिवेशन कम और एक फार्मूलेस की कंटिन्यूस लिस्ट बनती चली जाएगी, बहुत सारे फार्मूलेस की लिस्ट में से एक्सप्रेशन निकल के बाहर आने वाले हैं। टफ पड़ेगा थोड़ा सा, पर ये इस चैप्टर का टफेस्ट पार्ट है, इसके आगे कुछ भी नहीं। हिस्टोरेसिस है, इतना कुछ परेशान नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, तो बहुत बात हो गई उसके ऊपर। अब मैंने एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, और इस मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, तो इस मटेरियल को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, डायमैग्नेटिक। कैसा मटेरियल है ये, डायमैग्नेटिक। किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन अगर नहीं दिखा रहा है तो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, पहली बात। अगर इसके अंदर हम जा करके देखने की कोशिश करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल के, तो पूरा का पूरा हमको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाके इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो रफली आप लोग इतना याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। देखो फ्लो होती हुई नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर दे रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो छोटी मोटी बातें याद रखना है कि अगर खुद इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, डज नॉट गेट मैग्नेटाइज, खुद मैग्नेटाइज नहीं हो रहा, चलो मैग्नेटाइज अगर खुद नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, प्रभावित नहीं हो रहा है, तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इस प्रॉपर्टी को डायमैग्नेटिज्म बोलेंगे। जिस टाइप का मटेरियल ये हरकत दिखाता है उसके कोर में जाके देखोगे ऑर्बिटल लेवल पे, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्टेट में रहने वाले हैं, पेयर्ड स्टेट में होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स, और ये टाइप के मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सिंपल है, ठीक है, समझ में आता है। इसके अंदर कोई मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनता है, मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं बट कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, कैंसिल आउट करते थे। ये मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा, तो दूसरा वाला ऐसा घूम के उसको क्या करते रहता है, कैंसिल आउट करते रहता है। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस केस में कितना बनता है, 0। ठीक है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो भी 0, नहीं लगाओगे तो भी 0। समझ में आता है, सिंपल है। सेकेंड चीज़ जिसके बारे में अपने को पढ़ना है वो पैरामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर पहले बात करेंगे, क्यूरीज लॉ पे 1 मिनट बाद बात करने वाले हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुम लगा रहे हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या तो तुमने लगाई या तो नहीं लगाई। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब एब्सेंट है और प्रेजेंट है, जब एब्सेंट रहती है तो ये मटेरियल कैसा रहता है, नॉन मैग्नेटिक, ये कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाता। पर प्रेजेंट जब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टन डायरेक्शन में डाइपोल बनाते रहते हैं। डाइपोल बनाने का क्या मतलब है, अगर मैं एक पेड इलेक्ट्रॉन ले लूँ, एक ऐसा खड़ा रहेगा, ऐसा अनपेड स्टेट में है, ऊपर की तरफ नॉर्थ बना रहा होगा, इमेजिन करो, नीचे की तरफ क्या बना रहा है, साउथ बना रहा है, पर ये टेढ़े मेढ़े अरेंज्ड होते हैं, कैसे भी ऐसे तैसे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, इस मटेरियल पे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो ये सब लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं, तुरंत एक सर्टन ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सब लोग इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ बना लेते हैं, ऐसे अपने आप को क्या कर लेते हैं, तुरंत अरेंज कर लेते हैं। तो दिस इज इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही तुमने मैग्नेटिक फील्ड में सब्जेक्ट किया इसको, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर निकाल लोगे, वापस से मैग्नेटिक फील्ड से जब इसको बाहर निकाल लोगे तो ये फिर से कैसे अरेंज कर लेगा अपने आप को, ऐसे अरेंज कर लेगा। इसके अंदर भी शुरुआत में नेट डाइपोल मोमेंट, ध्यान देना कि इसके अंदर भी शुरुआत में नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, उस तरफ नॉर्थ बना रहा है तो ये उस तरफ साउथ बनाने लगेगा, एक दूसरे को क्या कर लेते हैं,
कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस नहीं करते, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अगल बगल पड़ती है तो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना शुरू कर देते हैं, और स्ट्रॉन्ग और असिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट इन एब्सेंस इज जीरो बट इन प्रेजेंस इज नॉट जीरो। वो टाइम पे इनको कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे। पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वापस हटा लोगे, ये जैसे कि तैसे हो जाएंगे, फिर से इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड या मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाने वाला है। इतनी बात हम लोगों को याद रखनी। बीच में कोई क्यूरी नाम की कहानी आई, क्यूरीज लॉ, क्यूरीज नाम के साइंटिस्ट आए। अब इन्होंने क्या बताया कि he observed that the magnetization M in a paramagnetic material is directly proportional to applied magnetic field and inversely proportional to absolute temperature of the material. This is known as Curie's law। ठीक है, तो मैं इतना पार्ट अभी रब करने वाला हूँ। ये हमको फिर से थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं। पैरामैग्नेटिक की बात छोड़ के अब हम लोग डायमैग्नेटिक की बात करें थोड़ा सा, सॉरी पैरामैग्नेटिक की बात करें। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इन्होंने क्या बोला कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है, जितना भी वो मैग्नेटाइजेशन दे रहा है, इज इन अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने उसके ऊपर अप्लाई की है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। परमिटिविटी तो यार इसमें रहेगी, अगर हमारा मटेरियल जो परमिटिविटी अलाउ कर रहा है वो परमिटिविटी का रोल इसके अंदर रहेगा। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा देने की कोशिश करूं या प्रोपोर्शनलिटी को हटा देने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाने वाला है, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे वाले केस में हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था। हम लोगों ने इस केस में देखा था कि मैग्नेटाइजेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं हम, दैट इज ची टाइम्स एक दूसरे का, तो एम इज इक्वल्स टू ची टाइम्स ऑफ एच। तो यहाँ पे फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इज ची टाइम्स ऑफ एच। बस ये फॉर्मूले के हिसाब से, ससेप्टेबिलिटी के हिसाब से, तो ससेप्टेबिलिटी विल बी इक्वल टू एम अपॉन एच, एम अपॉन एच। एम का वैल्यू अभी अभी हमको यहाँ पे मिला है, दैट कैन बी रिटन एज एम अपॉन, सॉरी एच की वैल्यू हमको डिनोमिनेटर में वैसे ही रखनी पड़ेगी और एम के जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे सी टाइम्स ऑफ म्यू जीरो एच डिवाइडेड बाई टी, टी को काट देने वाला है। मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ म्यू जीरो टाइम टी। ये वैल्यू मुझको मिल रही है फॉर ची। ये किसकी वैल्यू मिल रही है मुझको, ची का वैल्यू मिल रहा है। अरे भाई परेशान कर दिया। ये किसका वैल्यू मुझको मिल गया, ची का वैल्यू मुझको मिल जाने वाला। बस थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस के अंदर बस यहीं से मुझको ये मिल जाता है, कहीं ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इधर से ही अगर मैं सी और म्यू जीरो को कांस्टेंट समझ लूँ तो यहीं से मेरा प्रूव हो जाएगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है, अब ससेप्टिबिलिटी शब्द को खुद ही समझने की कोशिश करो कि कोई कितना पैरामैग्नेटिक बनेगा, कितना डायमैग्नेटिक बनेगा, उसका ये बिहेवियर जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है किसी भी मटेरियल की या फिलहाल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर की इनवर्स पे। टेम्परेचर जितना कम होगा ससेप्टिबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ससेप्टिबिलिटी उसकी उतनी ही कम होगी। हम लोगों ने अभी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ लिया है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक। ये एक दूसरे को पलट लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। देखो ये टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन टर्न अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जहाँ पे C इज द क्यूरीज कांस्टेंट। अभी पीछे ही हम लोगों ने इसको देखा है कि C कैन बी डिफाइंड एज अ क्यूरीज कांस्टेंट। और ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसको क्यूरीज टेम्परेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, क्यूरीज टेम्परेचर बोला जाता है। अब यहाँ पे तुम लोगों ने दिमाग में एक बात भर ली कि अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। ठीक है, अब पीछे चलोगे तो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर पोल्स होते हैं, लेकिन उनको कैंसिल आउट करने वाले भी हर जगह बैठे हुए हैं। जैसे एक इधर घूमा तो दूसरा इधर घूम गया। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ऐसे नहीं है, सॉरी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ऐसे नहीं है। ये अनपेयर्ड स्टेट में है और अनपेयर्ड स्टेट में ये लोग रैंडमली अरेंज्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे, क्या कर लेंगे, अपने आप को सीधा अरेंज कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते ही अपने आप को सीधा अरेंज कर लेने वाले हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन सबसे थोड़ा सा भिन्न होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि कहीं पे 3 ऐसे खड़े हैं, कहीं पे 4 ऐसे खड़े हैं, कहीं पे 3 ऐसे खड़े हुए हैं, कहीं पे 2 ऐसे खड़े हुए हैं, 3 ऐसे खड़े हुए, कहीं 4 ऐसे ऐसे खड़े हुए। तो ये लोग क्या बना के बैठे हैं, एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। दिखता है एक ग्रुप कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ग्रुप जो ये लोग बना के बैठे हुए हैं, इनके अंदर सब एक जैसे हैं और एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। इनको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, डोमेन बोलना स्टार्ट करते हैं। ये जो वॉल इनको डिफरेंशिएट करती है उसको क्या बोला जाता है, डोमेन वॉल बोला जाता है।
एक वॉल है जो इन लोगों को दूर दूर करती है, इसको डोमेन वॉल बोला जाता है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर भी वही है कहानी, जब मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो ये सब लोग जो टेढ़े मेढ़े खड़े हैं ये सब अपने आप को क्या कर लेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह अरेंज कर लेंगे, सीधी लाइन में अरेंज, पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो एक डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेगा, अरेंज कर लेगा। तो इसको क्या बोलना शुरू कर दो, किस टाइप का मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेट इस केस में फिर से शुरुआत में तो ज़ीरो ही होता है क्योंकि सब एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। जब हटा दिया जाता है तो नेट जो है वो ज़ीरो नहीं रह जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को कम नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कैसे मिलेंगे तुमको, अनपेयर्ड मिलने वाले हैं, फिर से अनपेयर्ड ही मिल रहे हैं। अनपेयर्ड की एक ग्रुप होती है पूरी पूरी, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद सीधे हो जाते हैं जो एक दूसरे को, ठीक है। ये बंदे को अगर तुम लोगों ने सब्जेक्ट कर दिया तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, पिछले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क पड़ना नहीं वाला। मैग्नेटिक सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे फिर से बैक टू नॉर्मल चले जाएगा। ये शांत बैठा हुआ है, अगर तुमने इसको मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो ये मैग्नेटिज्म उठा लेगा, फिर तुम मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लोगे तो भी ये मैग्नेटिज्म अपना छोड़ेगा नहीं, ये अपने आप को क्या कर लेगा, परमानेंटली क्या बना लेगा, मैग्नेटिक बना लेगा। ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म अंदर क्या करवा लेने वाला है, इंड्यूस कर लेगा, कुछ ना कुछ क्या कर लेगा, जमा करेगा, कुछ ना कुछ रिटेंशन कर लेने वाला है, कुछ ना कुछ क्या कर लेने वाला है, रिटेंशन कर लेने वाला है। और ये कहानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करता है, इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इफेक्टिव टेम्परेचर बता दिया मैंने तुम लोगों को, वो है हिस्टेरेसिस, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं H, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो खुद प्रोड्यूस करेगा, उसको हम बोलेंगे B। दो बातें समझ के रखो, ठीक है। हमने क्या बोला, हम लोगों ने बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड इसको दी उसको अपन क्या, मैंने बोला ना इसको मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, उसको अपन नाम दे देंगे H। खुद ये जो मैग्नेटाइज होएगा उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फील्ड जो ये खुद बनेगा उसको हम नाम दे देने वाले हैं B। हम लोग H वर्सेस B का ग्राफ देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं और वो खुद कितना इंड्यूस हो रहा है। तो इसको थोड़ा अरेंज करने की बारी आ गई है। हम मैग्नेटिक फील्ड इन सर्टन डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, इंडक्शन इन अ सर्टन डायरेक्शन और इंडक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एक ले लेता हूँ सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड के अंदर रख देता हूँ एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देता हूँ। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्या करना शुरू कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड डालता हूँ। ये जो सोलेनॉइड है इसका ये नॉर्थ एंड है और इसका ये साउथ एंड है, क्योंकि ये इसके अंदर से जब करंट बहेगा, सोलेनॉइड में से जब करंट जाना शुरू होगा तो करंट कैरिंग रूप विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अपना कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल होने वाला है। तो मैं इस सोलेनॉइड को इमेजिन करता हूँ कि इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल। अंदर रखा हुआ है मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अंदर मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, सही है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अंदर इंड्यूस होना शुरू होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटाइज होकर अपने आप को नॉर्थ और साउथ बना लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी और उसके अंदर कुछ ना कुछ इंडक्शन हुआ, मैंने भी थोड़ी थोड़ी दी, उसने भी थोड़ा थोड़ा लिया, दोनों लोग क्या हो गए, इंड्यूस हुए, दोनों लोग हुए इंड्यूस, ठीक है। मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम करना शुरू कर दी, उसको भी ज़ीरो हो जाना चाहिए था। मैंने उसको दिया, मैंने उसको इंड्यूस करवाया, वो भी इंड्यूस हुआ, फिर मैंने उसका इंडक्शन लेना शुरू कर दिया, पर वो भी मेरे साथ इंड्यूस नहीं हुआ, वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ वैल्यू उसने अपने लिए क्या कर ली, जमा कर ली। देखो बी को कहाँ हो जाना चाहिए था, वापस बी को 0 पे आ जाना चाहिए था, बी को वापस 0 पे आ जाना चाहिए था, लेकिन बी वापस 0 पर नहीं आया, उसने कुछ ना कुछ जमा कर ली। इस पॉइंट को क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ रिटेंटिविटी। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रिटेंटिविटी। हमने क्या कर लिया है, थोड़ा रिटेंटिव कर लिया, पर हमको इस मैग्नेटिक अंदर जो बैठा हुआ मटेरियल है इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बार करंट को उल्टे डायरेक्शन के अंदर डालना शुरू कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देंगे, इस तरफ नॉर्थ लगा देंगे, इस तरफ साउथ, मतलब करंट को उल्टे डायरेक्शन में डालना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो अंदर उसने इंड्यूस किया, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक पॉइंट पर वो 0 हो जाएगी। अंदर जो बैठा हुआ मटेरियल है वो वापस से क्या बन गया, नॉन मैग्नेटिक बन गया। पर ध्यान देना यहाँ पे हो क्या रहा है, ये नॉन मैग्नेटिक बने रहने के लिए इसके अंदर से कुछ ना कुछ करंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो करते ही चले जा रहा है। हम ये करंट को और बढ़ाएंगे, देखेंगे कि ये कितना बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते अपने को समझ में एक पॉइंट के बाद ये बढ़ना बंद कर दिया। तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इस तरफ भी बढ़ना बंद कर दिया था और एक पॉइंट जहाँ पर ये आके अटक गया था, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, सैचुरेशन। मैंने एक्सटर्नल फील्ड दी थी, इसने खुद इंड्यूस किया था, मैं बढ़ाते चले जा रहा था, ये भी बढ़ते चले जा रहा था, एक पॉइंट पे दोनों लोग अटक गए
उसको क्या बोला जाता है, सैचुरेशन। ये नेगेटिव साइड का क्या हो गया, सैचुरेशन हुआ, ठीक है। अब मैंने ऑपोजिट साइड पे जो फील्ड डाली है उसको मैं फिर से सीधा कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, साउथ टू नॉर्थ वापस से वैसे ही कर दूँगा, डायरेक्शन करंट का जैसा था शुरुआत में वैसा कर दूँ। तो ये फिर से क्या होने लगेगा, फिर से थोड़ा थोड़ा क्या होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा। फिर मैंने एक्सटर्नली जो दे रहा हूँ उसको हटा दिया, जीरो कर दिया मैंने, लेकिन ये भाई साहब फिर जीरो नहीं, इस पॉइंट को फिर से क्या बोला जाता है, ये इसके अपोजिट साइड की रिटेंटिविटी है। ये पॉइंट जिस पॉइंट पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई थी, पर भाई साहब ने अपनी मतलब इनका इंडक्शन जीरो हो गया था पर बाहर की जीरो नहीं हुई थी, इसको कोइर्सिविटी बोला जाता है, कोइर्सिविटी बोला जाता है, ठीक है। फिर से मैं एक डायरेक्शन में देते जाऊंगा, फिर से बढ़ते 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 चले जाएगा। अब इससे प्रूफ क्या हो रहा है, इससे प्रूफ ये हो रहा है सिंपल भाषा में कि मटेरियल तो चुप बैठा हुआ था, मैंने उसको मैग्नेटाइज कर दिया, गर्म कर दिया मैंने उसको, मैग्नेटाइज हुआ। फिर मैंने वो मैग्नेटाइजेशन करवाना बंद किया, लेकिन वो अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पकड़ा, तो मैंने उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कराया, तो वो ठंडा तो हुआ, लेकिन उसने अपना मैग्नेटाइजेशन छोड़ रखा है, लेकिन तब तक छोड़ रखा है जब तक मैं एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई कर रहा हूँ। फिर मैं एक्सटर्नल फील्ड को मैक्सिमम पे ले जाऊँगा, फिर ये मैक्सिमम इंड्यूस हो जाएगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ ले आऊँगा, ये मैं इस तरफ इंड्यूस होएगा। फिर जब मैं भी इन दोनों केसेस में जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को हटा रहा हूँ, तो ये भाई साहब पूरी तरीके से छोड़ नहीं रहे हैं। मेरी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जा रही है किसी किसी पॉइंट पे, देखो यहाँ जीरो हो जा रही है, तो ये भाई साहब नहीं छोड़ रहे, उठे सॉरी, वो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस पॉइंट पे क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, पर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिटेंटिविटी पकड़ के बैठे हुए। एक बार मैंने इसको मैग्नेटाइज कर दिया तो कुछ ना कुछ ये क्या कर लेने वाला है, अपने लिए जमा कर लेने वाला ही है, ये बात फिक्स है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हिस्टेरेसिस बोला जाता है। इसकी बड़ी लंबी कहानी आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दी हुई है, पर छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने, सैचुरेशन, इधर पे सैचुरेशन, रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, इस पॉइंट पे भी रिटेंटिविटी, ये भी कोएर्सिविटी ही है, ये दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखना। फ्लक्स, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह, ठीक है, जितने पार्ट से डील करना उतने पार्ट्स पर। मैग्नेटिक शील्डिंग, कोई ऐसा सब्सटेंस को ऐसी जगह पर रखने की ज़रूरत है जिसको कोई मैग्नेटिक फील्ड पकड़ ना पाए, कोई सेंसिटिव बॉम्ब है, मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ब्लास्ट हो जाएगा, इमेजिन करो। तो कोई ना कोई मटेरियल की ज़रूरत होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट कर दे। मैग्नेटिक फील्ड अगर आ भी रही हो कहीं से तो ये क्या कर दे, उसको डिफ्लेक्ट कर दे। इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक शील्ड बोला जाता है। इसके लिए हम लोग किसकी यूज़ कर सकते हैं, आयरन रिंग की यूज़ कर सकते हैं। हम अंदाज़ा लगा कर देखने की कोशिश करो ये किसके जैसा है, सॉरी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर एक रिंग है डाल दिया है मैंने बीच में, तो ये क्या कर दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को उसके अगल बगल कम कर दे रहा है। इसके अंदर रखे हुए सब्सटेंस को अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का दबाव झेलना नहीं पड़ेगा। इस टाइप की शील्डिंग या बचाव को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके ऊपर भी थियोरेटिकल बात है, छोटी सी बात है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सो दिस इज़ ऑल मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बस इतनी ही बात करनी है हम लोग को। डेरिवेशन वगैरह मैंने हल्के फुल्के आप लोगों को बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया है, क्या अनपैड है क्या ना अनपैड का इफेक्ट है, कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे काम करेगा, उस चीज़ को एक एक बार रिवाइंड करके आप लोगों को देखना है। मिनिमम टाइम के अंदर खत्म करने के लिए हम लोगों को इसको इसी तरीके से चलाना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलने वाले हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, सॉरी, देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर क्या बात होगी। हम लोग इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी सर्किट्स, डुअल नेचर, और पीछे का सारा पार्ट करेंगे क्लोज, जाएंगे आगे और ख़त्म करेंगे फिजिक्स की पूरी कहानी। तब तक लिए बाय बाय।